नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज फिर लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमा को छूता है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से है। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो अधिकतम प्रदेशों की सीमा को टच करता है। जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक 9 राज्यों को छूती हैं। इनमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है कौन सा है? तो पहला नदी बेसिन है जो है वो गंगा नदी का है। तो इनमें से ऑप्शन में देखते हैं, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन। तो जो भारत की दूसरी बड़ी नदी है वो गोदावरी है, तो उसका जलग्रहण क्षेत्र भी बड़ा होगा। इसलिए जो भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है वह है गोदावरी नदी बेसिन। ठीक है, और ये बेसिन के बारे में जानते हैं कि जो बेसिन होता है वह क्या होता है। तो जो बेसिन होता है वह समस्त भू क्षेत्र जहाँ तक का जल किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों से होकर प्रवाहित होता है। जैसे ये नदी बह रही है, तो ये नदी बह रही है तो आसपास की जो सहायक नदियां हैं तो जहाँ जहाँ से आती हैं तो उस पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को जहाँ जहाँ से वो जल लेती हैं, इस पूरे क्षेत्र को नदी का बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो जो गंगा नदी है तो गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी का बेसिन जो है तो भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। और जो गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किन के मध्य है? तो पाक से आपको भ्रमित नहीं होना है, इसका उत्तर ये कतई नहीं है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है वह भारत और श्रीलंका के मध्य है। अब यह जानेंगे कि जलडमरू मध्य क्या होता है। तो जो जलडमरू मध्य होता है इसे जल संधि या जल संयोगी और जलडमरू भी कहा जाता है। तो जलडमरू जो होता है, जलडमरू पानी के ऐसे सक्रिय मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है। अब जानेंगे पाक जलडमरू मध्य। जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है और यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच में स्थित है। राम सेतु, एडम ब्रिज, आदम ब्रिज पाक जलडमरू मध्य में ही है। तो अब चित्र के माध्यम से थोड़ी जानेंगे। इसे पाक स्टेट कहा जाता है। तो ये जो है इसे कहते हैं जलडमरू मध्य। ये पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो ये इसे सक्रिय जल के माध्यम से 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है और ये हो गया श्रीलंका और इधर हो गया भारत। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी कहाँ स्थित है? तो वह ITCZ का जो क्षेत्र है वो कहाँ होता है? तो ITCZ यह क्षेत्र होता है वह, आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, तो इनमें से भूमध्य रेखा क्षेत्र पर, भूमध्य रेखा पर जो होता है तो ITCZ क्षेत्र होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लेंगे कि जो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर ITCZ निम्न वायुदाब पेटी
स्थित है। ये ITCZ क्या होती है? ये निम्न वायुदाब पेटी होती है। यह क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती रहती हैं, ठीक है, लगातार सीधी पड़ती रहती हैं, और जब लगातार सीधी पड़ती रहती हैं तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक ना। यहाँ पर हवाएं क्या हो जाती है? जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ पर हवाएं जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं और ऊपर नीचे प्रवाहित होने लगती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे डोलड्रम भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी जानेंगे डोलड्रम क्या कहलाता है। तो जो डोलड्रम होता है, तो जैसे पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है, तो इस आसपास के जो ये क्षेत्र होता है तो 10 डिग्री अक्षांश क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के मध्य को क्या कहा जाता है? शांत पेटी कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह प्रसिद्ध है शेरों के लिए, आपको नहीं लगाना है, शेरों के लिए नहीं है, यह प्रसिद्ध है बाघों के लिए, बाघों मतलब टाइगर के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है और इसे 1 जून 1955 को ही जान लीजिए अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपानगर का जो संबंध है वो अखबारी कागज उद्योग से है, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पे है। सीमा सुरक्षा बल के पास किन देशों की सीमाओं की रक्षा का दायित्व होता है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान भूटान, पाकिस्तान व बांग्लादेश, पाकिस्तान व चीन। तो इसका सही उत्तर है BSF के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व होता है। जो सीमा सुरक्षा बल BSF की जो तैनाती होती है भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश की सीमा पर की जाती है। जो BSF जो होती है वो शांति काल में सीमा सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है, और सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो हुई थी वह 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। यह BSF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सीधा सा आप ऐसा प्रश्न इसको जटिल बना दिया गया है, तो सरल शब्दों में आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि राज्य में अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है? तो यह जारी होता है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। और अब ये जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में इसका सही उत्तर अनुच्छेद 13 ही है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 213 में है, ठीक है। तो यह अध्यादेश तब जारी होता है जब विधानसभा का सत्र जब नहीं चल रहा होता है, ठीक है। और अब केंद्र में जानेंगे तो केंद्र में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, और किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 123 के तहत है, 1, 2, 3 के तहत है। अब ऑप्शन में दिया गया था 155, तो 155 के तहत जो होता है, तो 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि दी गई है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रह सकता है। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई और 156 में राज्यपाल की पदावधि हो गई। अगला प्रश्न है, थोड़े अटपटा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यार यदि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम संसदीय सचिव का जो पद सृजित किया गया था वह 1952 में किया गया था। और जो संसदीय सचिव होता है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। राज्यों में भी मुख्यमंत्री चाहे तो संसदीय सचिव का पद सृजित कर सकता है। अभी एक ऐसा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं और संबंधित राज्य दिया हुआ है, तो
अनुच्छेद 371 ये विशेष अधिकार वाले अनुच्छेद हैं। तो जैसा कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जिसे हटा दिया गया है अभी, तो 371 का के तहत सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो 371 का के तहत नागालैंड, 371 खा के तहत असम, 300 गा के तहत मेघालय ना होकर मणिपुर है, और 371 घा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश है। तो 371 गा में जो होता है वो मेघालय से ना होकर मणिपुर से इसका संबंध है। अनुच्छेद 371 घा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। घा आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है, विशेष अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा अनुसूचित जाति SC के लिए कितनी है, 59, 69, 79, 84। तो इसका सही उत्तर 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है, 84 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। और अनुसूचित जाति की सबसे अधिक आरक्षित सीटें कहाँ हैं, तो ये सबसे बड़े स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। और कितनी सीटें हैं, तो 17 सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वही है राज्य और राज्यसभा सीटें दी हुई हैं। तो आंध्र प्रदेश, यही इसका गलत हो गया है। आंध्र प्रदेश में कितने सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और उड़ीसा में 10 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ठीक है। और सर्वाधिक सीटें अगर जानना है तो कहाँ हैं, तो सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी ही, 31 हैं। अब थोड़ी सी राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। जो राज्यसभा है इसका वर्णन जो है इसकी संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, हो सकती है तो 250 हो सकती है। अभी वर्तमान में कितनी है, तो 245 है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है, तो 30 होती है। ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सबको पता है, जो कभी भी भंग नहीं होता है। राज्य के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन बना था, तो ये बने थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक ना। यह महत्वपूर्ण और स्मरणीय तथ्य है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।